अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम पढ़ रहे हैं IFRS S1 CFAP 3 सस्टेनेबिलिटी का पेपर। हमने जैसे आपको ओरिएंटेशन की क्लास में ब्रीफ किया था कि ये IFRS S1 जो है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है और उसके बाद टॉपिकल एक स्टैंडर्ड S2 है और फिर SASB के स्टैंडर्ड्स हैं। S2 और SASB स्टैंडर्ड्स एक सेक्शन है, S1 पूरा एक सेक्शन है और फिर तीसरा सेक्शन है छोटा, वो उसमें अश्योरेंस भी है, आइज़ा 5000 और उसके साथ एथिक्स भी हैं। तो हम पहले पढ़ रहे हैं, जबकि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें भी आप पढ़ रहे होंगे। सस्टेनेबिलिटी का जो बेसिक फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है S1, जिसकी हेडिंग ही क्या है कि जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। S1 ने, ये जो ISSB जिसने ये स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, उन्होंने सस्टेनेबिलिटी का दायरा कार मखसूस कर दिया, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा। इस S1 में हमने स्कोप पढ़ा, हमने, अगर मैं शुरू से चलूँ, जो पिछले वेबिनार में भी हमने बातें डिस्कस की, हमने ये बात पढ़ी कि जी क्यों IFRS S1 आया है, उसकी रीज़न क्या है, इसका व्हाट IFRS S1 इज़ नॉट, इसकी ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या हैं, ये डिस्कस की हमने। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन हमने डिस्कशन की, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ठीक है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, क्या अहाता करता है। इट इज़ फॉर प्राइमरी स्टेक होल्डर्स विच इज़ इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, और हम हर वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड मेजर इशू को ये स्टैंडर्ड कहता है कि आप डिस्कस करें विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स। और प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे डिफाइन करता है, एनीथिंग दैट इम्पैक्ट्स एंटिटीज कैश फ्लोज, एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और मैंने जैसे कहा था कि विच इम्पैक्ट्स एंटिटीज ऑफ कोर्स इंटरप्राइज वैल्यू एज वेल, क्योंकि जो चीज़ कैश फ्लो को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, एक्सेस टू फाइनेंस को इम्पैक्ट करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू को भी इम्पैक्ट करेगी। तो हर वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इशू, ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट है प्राइमरी यूज़र्स के लिए, और फिर उसने कहा कि प्राइमरी यूज़र्स के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो कि एंटिटीज़ के प्रॉस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करे। तो हमने सस्टेनेबिलिटी को प्राइमरी यूज़र्स के लेंस से देखना है, और इस लेंस से देखना है कि हर वो इशू जो कि एंटिटी के प्रॉस्पेक्ट को इफेक्ट करे मटीरियली, उसे हमने रिपोर्ट करना है। वो है S1 का स्कोप, यानी कहता है सस्टेनेबिलिटी का जो स्कोप है उसको उसने ऐसे डिफाइन किया। और ऑब्जेक्टिव भी बताया है कि ऑब्जेक्टिव इज कि इट हेल्प्स प्राइमरी यूजर्स इन टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग कैपिटल या रिसोर्सेज टू द एंटिटी। फिर रिपोर्टिंग बाउंड्री की बात की, ये सारी बातें हमने पिछली बात में कर ली। फिर हमने कहा कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी वो फेयर होनी चाहिए। फेयर प्रेजेंटेशन के उसूल क्या हैं, फेथफुली रिप्रेजेंट हो, रेलिवेंट हो, मटीरियलिटी भी इसी रेलिवेंस का कॉन्सेप्ट है। ये सारी बातें हमने डिस्कशन की। फिर लॉज एंड रेगुलेशंस की डिस्कशन की, और हमने कहा एग्जेम्पशन उस वक्त है अगर कानून मना करे कोई चीज़ ना करें, या वो तो कानून को फॉलो करना है, या कोई अपॉर्चुनिटी है ऐसी, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को हमने करना है। हर रिस्क और ऐसी रिस्क या अपॉर्चुनिटी जो कि मटेरियल है फॉर प्राइमरी यूजर्स रिगार्डिंग एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है ना, तो अपॉर्चुनिटी भी इसमें आ गई। इसे हम SRROs कहते हैं, यानी इसके शॉर्ट फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। पूरा स्टैंडर्ड बात करेगा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसा SRROs, उसमें अपॉर्चुनिटी भी है, सिर्फ रिस्क नहीं, अपॉर्चुनिटी का भी जिक्र करना है। अपॉर्चुनिटी से मुतालिक वो कहता है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज़ कमर्शियली सेंसिटिव, तो आप वो भले ना दें, लेकिन उसकी अगर आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे और ये एग्जाम्पशन आपके पास अवेलेबल है, तो आप ये बता दें कि यू हैव अवेल्ड दैट एग्जाम्पशन, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग फर्दर डिटेल्स बिकॉज IFRS S1 हैज़ परमिटेड दिस। और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप डिस्क्लोज कर दें तो आपको कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो सकता है। हमने इसकी एग्जाम्पल्स भी देखी थी, तो ये एग्जाम्पशन भी हमने पढ़ी थी। और ये एक्सेप्शन रिस्क के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है। अच्छा, अब एक प्रिंसिपल कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं इसका भी जिक्र कर लेता हूँ, फिर आज हम इसकी और बातें भी कर लेंगे जो कि कोर कंटेंट है, उसका भी जिक्र करेंगे। डिटेल्ड लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं। यहाँ मैं आपकी विंडो ओपन कर रहा हूँ एंड आई एम अवेलेबल टू आंसर एनी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज यू हैव। तो एक समराइज्ड वे में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी
ऑफ कोर्स आपके पास मौजूद हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में। एक बुनियादी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल IFRS S1 ले करता है, वो कहता है कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन का। और कनेक्टिविटी में वो 3 बातें करता है कि कनेक्टिविटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपस में, एक रिस्क अपॉर्चुनिटी से या एक रिस्क दूसरे रिस्क से भी जो है वो लिंक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे जाके क्लाइमेट में पढ़ेंगे कि अगर लेट से गवर्नमेंट्स डीकार्बनाइजेशन की तरफ जल्दी जाती हैं, यानी लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाती हैं, कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करेंगी, तो क्लाइमेट चेंज कम होगा। उसके जो फिज़िकल क्लाइमेट चेंज के असरात हैं कि जो ड्रॉट्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, एक्सट्रीम रेनफॉल्स हैं, फ्लड्स हैं, वो कम हो जाएंगे। तो फिज़िकल क्लाइमेट रिस्क कम होगा, लेकिन साथ में ट्रांजिशन रिस्क बढ़ जाएगा। तो लेट से ऐसे एंटिटीज़ जो कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं या फॉसिल फ्यूल में ऑपरेट करते हैं, उस तरह की चीज़ों पे जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट हैं, तो जब आप लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे और कार्बन टैक्सेस आएंगे और उन पे पिनलाइजेशन होगी या गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस करेगी, तो आपका ट्रांजिशन रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कल कह दे कि जी 2030 के बाद पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ पे हैवी टैक्स लग जाएगा और EVs की तरफ लोग पुश हों, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो वो कार मैन्युफैक्चरर्स जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बना रहे हैं, उनकी 2030 के बाद सेल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन रिस्क फॉर देम। ठीक है, तो फिजिकल रिस्क अगर कम होगा कि जी प्लांट के ऑपरेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर्स, या प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर, है ना, वो फिजिकल रिस्क कम हो गया, लेकिन साथ में ट्रांजिशन रिस्क बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ अ लिंक बिटवीन द 2 रिस्क्स। अगर ऐसी कोई कनेक्टिविटी है कि वन रिस्क इज लिंक्ड टू अनदर, लेट्स से दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। या एक रिस्क के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर एक रिस्क आएगा कि हम लो कार्बन इकोनॉमी में जाएंगे, तो दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी ये है कि वी कैन ऑल्सो गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो वो कार मैन्युफैक्चरर कह सकता है कि एक तरफ मुझे ये रिस्क है कि मेरी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ कम सेल होंगी, लेकिन साथ में जो मैं EV का प्लांट लगा रहा हूँ उसकी सेल में बढ़ती हुई देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस। तो एक रिस्क है और साथ में उससे लिंक्ड अपॉर्चुनिटी भी है। तो इफ देयर इज एनी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी विच आर इंटर रिलेटेड, विच हैव सम कोरिलेशन, आप उनकी कनेक्टिविटी को डिस्क्लोज करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ भी एग्जांपल दी गई है कि क्लाइमेट ट्रांजिशन रिस्क में अफेक्ट द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ कार्बन इंटेंसिव बोरोवर्स। ट्रांजिशन रिस्क ये है, रिस्क वो सारे रिस्क अराइज हों when you move towards transition towards a low carbon economy। अगर गवर्नमेंट कल कह दे कि जी बैंक्स जो है अपने ऐसे बोरोवर जो कार्बन इंटेंसिव हैं उनके बारे का रेट बढ़ा दें या उनको कम लैंड करें, ठीक है, जब उनको पैसे दें तो रेट बढ़ा दें या उनको कम लैंड करें, तो आपका वो पोर्टफोलियो इम्पैक्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ फिर हो सकता है गवर्नमेंट आपको साथ में ये वो भी कर दे कि जो जी ग्रीन फाइनेंसिंग आप दें और हम आपको उस पर इंकरेज भी कर रहे हैं, सब्सिडाइज भी कर रहे हैं, तो वो वाला पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। दिस रिस्क इज पार्शियली मिटिगेटेड बाय opportunities to expand sustainable finance products which support client transition and generate new fee income। तो एक रिस्क है लेकिन उसके साथ एक अलाइड अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर ऐसा है तो आप ऐसे डिस्क्लोज करेंगे, यू विल साइमल्टेनियसली शो कनेक्टिविटी ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। रिस्क का भी आपस में हो सकता है और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का भी। एक कनेक्टिविटी ये है। फिर दूसरी कनेक्टिविटी इज फर्स्ट कनेक्टिविटी बिटवीन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। दूसरा वो कहता है कि जब हम आगे जाके देखेंगे कंटेंट के 4 पिलर्स हैं, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, मैट्रिक्स। उन कंटेंट के सेक्शंस की भी आपस में कनेक्टिविटी। एक जगह आप बात ये कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसको तो आप गवर्नेंस में बताएंगे कि बोर्ड इस रिस्क को मॉनिटर कैसे कर रहा है। मैट्रिक्स एंड टारगेट्स में आप बताएंगे कि इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्या टारगेट्स आपने सेट किए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रिस्क में आप 4 रिस्क अलग बताएं, स्ट्रेटजी किसी और चीज़ की बता दें। जिस रिस्क को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसे हैंडल करने की स्ट्रेटजी बताएंगे, उसे ही हैंडल करने का गवर्नेंस का प्रोसेस बताएंगे, उसी के मैट्रिक्स एंड टारगेट्स बताएंगे। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा ना हो मैट्रिक्स एंड टारगेट्स में कोई और बात कर रहे हो आप, स्ट्रेटजी में कोई और बात कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट में। तो ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है कि योर डिस्क्लोजर्स शुड बी कनेक्टेड। और ये तो बड़ी आसान और लॉजिकल बात भी है
ठीक है ना। ये तो बड़ा ही एब्सर्ड हो जाएगा, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हमने देखी भी हैं अनफॉर्चुनेटली। होता क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट हायर करते हैं और वो इधर उधर की कट पेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर ये कनेक्टिविटी मिस हो जाती है। तो वो गवर्नेंस में किसी और से कॉपी कर लिया, स्ट्रेटजी में किसी और से कॉपी पेस्ट कर लिया, रिस्क एंड मैनेजमेंट में कोई और किसी इंडस्ट्री से या किसी और कंपनी का अच्छा लगा डिस्क्लोजर वो डाल दिया, तो बेरब्त हो जाता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है, ये प्रिंसिपल ये कि जो आप रिस्क आइडेंटिफाई करें उसी की बताएं कि क्या स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी में आप उसे कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो है आप यानी बात आप करें कि हम फिज़िकल रिस्क है हमारा, और स्ट्रेटजी आप किसी और रिस्क को हैंडल करने की बता दें, जनरल बात कर दें। तो जो स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क की बातें कर रहे हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिस्क उन्हीं की स्ट्रेटजी बताएंगे, उन्हीं का गवर्नेंस, उन्हीं के मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। So for example, if a board approves net zero strategy, then risk processes, metrics and capex plans should reflect that as an example. तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही S1 की खासियत है एज कम्पेयर टू अदर स्टैंडर्ड्स लाइक GRI। यहाँ ये मैंडेट करता है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी लिंक करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर से। अगर एक रिस्क है, उसकी क्वांटिफिकेशन आपने यहाँ बताई है कि जी इसके ये एलिमेंट्स हैं, तो आप करस्पॉन्डिंगली बताएं कि इस रिस्क की वजह से हमारे इतने दिन आउटपुट, लेट सपोज करें बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट फिजिकल रिस्क, मेरी एक फैक्ट्री थी जिसकी बिकॉज ऑफ फ्लड्स आए, बिकॉज ऑफ वॉट एवर एक्सट्रीम वेदर हुआ, रेनफॉल हुई, और 25 दिन मेरी फैक्ट्री बंद हुई। तो जब 25 दिन फैक्ट्री बंद हुई तो रेवेन्यू कम हुआ होगा, कोई उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ी होगी, उससे लिंक करें। आप कह रहे हैं ट्रांजिशन रिस्क है, और ये जो मेरी पेट्रोल और डीजल की बनाने वाली जो प्लांट है, आगे जाके इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इसकी कोई इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की होगी आपने, उससे लिंक करें। आपको इम्पेयरमेंट उसकी रिकॉर्ड की है, नहीं की तो बताएं क्यों नहीं की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उससे लिंक करें, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने ईवी की प्रोडक्शन में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और देखें मैं 3 साल में अभी तक इतनी कर चुका हूँ और 3 साल में इतनी करूँगा, तो अभी तक जितनी कर चुका हूँ वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, कहीं वर्क इन प्रोसेस में, कहीं ना कहीं वो WIP में होना चाहिए या कहीं एसेट कैपिटलाइज होना चाहिए, उसको उससे लिंक करें। बताएं नोट फला फला ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके देखें, ठीक है। या आप ये कह रहे हैं कि अगर लेट से मेरी सप्लाई चेन का रिस्क है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बारिशों की वजह से, कहत साली की वजह से हो सकता है मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करता हूँ, तो मुझे सप्लाई का रिस्क है, जिसकी वजह से मैंने अपनी इन्वेंट्रीज़ की होल्डिंग पीरियड बढ़ा दी है। अब मैं 1 महीने की जगह 2 महीने या 3 महीने की इन्वेंट्री कैरी करता हूँ। तो आप रेफ़र करें कि रेफ़र टू नोट फलां, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी इन्वेंट्री, जो मेरा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसके बैलेंसेस बढ़े हुए हैं, तो लिंक करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। कनेक्टिविटी बिटवीन सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मैंडेटरी करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस IFRS का, जो कि आप हर जगह देखेंगे। क्लाइमेट ट्रांजिशन, एसेट इम्पेयरमेंट मैंने बात की। ह्यूमन कैपिटल रिस्क है, हायर स्टाफ टर्नओवर है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट बड़ी होगी, बताएं क्या हुआ है। अपॉर्चुनिटी परसू की, रेवेन्यू में इन्हांसमेंट आई, तो बताएं कि जी जाके देख लें सेगमेंट रिपोर्टिंग में या रेवेन्यू के नोट में, मेरा रेवेन्यू बढ़ा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो हर चीज़ लिंक होगी। अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेलिवेंट नोट से आपने इसको लिंक करना है। फिर ये कहता है कि सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट में भी जो आप करेंसी में जो अमाउंट्स लिखेंगे वो वही होने चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन करेंसी। ऐसा नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रुपये में, और सस्टेनेबिलिटी में आप जो है ना वो यूरो और डॉलर्स की बात कर रहे हो। अगर प्रेजेंटेशन करेंसी रुपी है तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में भी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी फाइनेंशियल नंबर्स रुपीज़ में होंगे। अगर प्रेजेंटेशन करेंसी डॉलर है तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में भी जो सारी अमाउंट्स होंगी वो डॉलर में होंगी। ये छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फिर आप क्रॉस लिंकिंग कर रहे हैं ना। अच्छा जी, एक छोटा सा हमने चार्ट बनाया जनरली आपके समझाने के लिए कि कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होती तो उससे फेयर प्रेजेंटेशन वो कहता है वो भी नहीं होती। कैसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आइए इसको देखते हैं हम। सस्टेनेबिलिटी रिस्क डिस्क्लोज विदाउट स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स। अगर आपने रिस्क डिस्क्लोज की और उसकी स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स नहीं बताया तो फिर आप इन्वेस्टर को ये नहीं बता रहे कि हाउ आर यू एड्रेसिंग दोज रिस्क। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई, यूजर्स कैन नॉट असेस योर रेजिलियंस।
जो प्राइमरी यूज़र्स हैं वो ये देखना चाहते हैं कि रिस्क क्या है और उसके अगेंस्ट मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, बिकॉज दिस विल हेल्प देम टेक अ डिसीजन अबाउट वेदर टू प्रोवाइड कैपिटल और रिसोर्सेज टू द एंटिटी और नॉट। आपने स्ट्रेटजी डिस्क्लोज कर दी, लेकिन उस स्ट्रेटजी के तहत मैट्रिक्स एंड टारगेट्स क्या हैं, उस स्ट्रेटजी को कैसे मेजर करेंगे कि सक्सेसफुल हुई या नहीं, उसके पैमाना मेजरमेंट का क्या है, तो कोई KPI कोई ट्रैकिंग नहीं है। मीन्स ये एस्पिरेशनल डिस्क्लोजर है, कहानी है, टेंजिबल काम नहीं हो रहा। स्ट्रेटजी अपीयर्स प्रोमोशनल रादर देन एक्शनेबल, कि प्रोमोशनल मटीरियल है, ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, टेंजिबल नहीं है। मैट्रिक डिस्क्लोज कर दिए लेकिन रिस्क और स्ट्रेटजी से लिंक नहीं किया, तो स्टैंड अलोन KPI विथ नो कॉन्टेक्स्ट। आप कहें ये जी मैं ये चीज़ें अपने ना सप्लायर की डाइवर्सिफिकेशन मॉनिटर करता हूँ, या मैं फ़लाना HR का टर्नओवर मॉनिटर करता हूँ। अच्छा, मॉनिटर क्यों करते हैं भाई, क्या रिस्क है, क्यों HR टर्नओवर मॉनिटर करते हैं? तो बताएं ना कि मेरा टर्नओवर की वजह से मुझे ये फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। नुकसान ही हो रहा होगा, फ़ायदा तो नहीं होता है ज़्यादा HR टर्नओवर का। ठीक है, तो आप जो मैट्रिक कर रहे हो जो है ना, उसकी डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे और एग्जांपल भी हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिस्क किया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि जी मैंने मेरी इसकी वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट की है, या मेरी इतना जो है ना वो प्लांट आगे जाके वो स्टैंडर्ड एसेट्स बन जाएगा, और साथ में पता चला कि वो कोई इम्पेयरमेंट में उसकी कोई बात नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि नरेटिव कंट्राडिक्ट कर रहा है फाइनेंशियल रियलिटी को। इसका मतलब है इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर है, कि आपकी रिपोर्ट में इनकन्सिस्टेंसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंट्राडिक्टिंग योर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अपॉर्चुनिटी हाईलाइट्स कर दी अच्छी अच्छी चीज़ें और रिस्क हाईलाइट नहीं किए, तो ये भी अनबैलेंस्ड रिपोर्टिंग हो गई। अब ये बातें करने के बाद ये सारा कोर कंटेंट ही की बात है। कोर कंटेंट से पहले सारे वो प्रिंसिपल्स थे, कंसेप्चुअल फाउंडेशन थी कि फेथफुल प्रेजेंटेशन हो, रेलेवेंट हो, मटेरियल हो, फिर हमने पढ़ा था ये भी हो कंपेरेबल हो, न्यूट्रल हो, ये सारी बातें की। मटेरियल इन्फॉर्मेशन ही डिस्क्लोज करनी है। मटीरियलिटी का भी प्रिंसिपल हमने पिछली उसमें पढ़ा था कि IFRS कहता है कि हर वो चीज़ दैट हैज़ एन, उसका प्रिंसिपल देता है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं बताता कि इतने % ऑफ रेवेन्यू मटेरियल है या इतने % ऑफ एसेट मटेरियल है। कहता है हर वो चीज़ विच हैज़, वो आप खुद ही आपका जजमेंट है कि अगर उसको ना रिपोर्ट किया, ओमिट किया, एंड इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द जजमेंट और द डिसीजन ऑफ द प्राइमरी यूज़र स्टेक होल्डर। ठीक है ना, ये मटीरियलिटी, एनीथिंग दैट कैन इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ योर प्राइमरी यूज़र इज़ मटीरियल। तो ये अब आपकी जजमेंट है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और हो सकती है, बड़ी के लिए कुछ और हो सकती है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम हो, लेकिन यानी लाइकलीहुड उसके होने का कम हो, लेकिन इम्पैक्ट बहुत सीरियस हो सकता है, वो भी मटीरियल है। हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5% हो, लेकिन हो गया तो पूरी फैक्ट्री को डूब के ले जाएगा, कोई ऐसा रिस्क है, तो वो मटीरियल है ऑफ कोर्स। जस्ट बिकॉज कि प्रोबेबिलिटी उसकी कम है या लाइकलीहुड कम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत सीवियर है, लाइकलीहुड कम होने की वजह से वो इममटीरियल नहीं हो जाता। ठीक है ना, ये बात भी उसने कही है। और अभी हमने कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रिंसिपल भी पढ़ लिया। अब ये तो प्रिंसिपल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गया, स्कोप हो गया। अब रिपोर्ट करते हुए क्या रिपोर्ट करना है, ये तो हो गया ना। इन्फॉर्मेशन जब प्रेजेंट करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, वो मटीरियल हो, वो फेयर हो, फेथफुली हो, वो कनेक्टेड हो। ठीक हो गई बात। अब मैंने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर लिए, तो मैं उसके बारे में क्या रिपोर्ट करूं। अब वो कोर कंटेंट के 4 पिलर्स बताता है। रिपोर्ट करते हुए 4 चीज़ें रिपोर्ट करें। कहता है गवर्नेंस के बारे में बताएं, स्ट्रेटजी के बारे में बताएं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बताएं, और मैट्रिक्स एंड टारगेट्स बताएं। ठीक है, गवर्नेंस एक ये बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की टोन फ्रॉम द टॉप क्या है अबाउट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहला पिलर गवर्नेंस है। वो कहता है ये बताएं कि मैनेजमेंट अल्टीमेटली रिस्पॉन्स किसको करती है, बोर्ड को, है ना। दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस का वर्ड आपने फ्रेज सुनी होगी। दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन द कंपनी आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। NGO है तो उसमें ट्रस्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जैसे यूनिवर्सिटी होती है तो उसमें सिंडिकेट होता है। ठीक है, लेकिन हम कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करें तो उसमें गवर्नेंस क्या है, बोर्ड। वो कहता है बोर्ड में कौन जिम्मेदार है ये बताएं सस्टेनेबिलिटी के बारे में, क्योंकि मैनेजमेंट अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करती है, बोर्ड को करती है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द बोर्ड, बोर्ड में कौन जिम्मेदार है इसके बारे में, हु इज़ अकाउंटेबल फॉर सस्टेनेबिलिटी।
वो बोर्ड की कमेटी है, बोर्ड पूरा का पूरा है, कोई इंडिविजुअल है, वो बता दें आप। बोर्ड में कौन जिम्मेदार है, फिर उसकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, व्हाट आर दी स्किल्स एंड व्हाट आर दी कॉम्पिटेंसीज। मतलब बोर्ड की एक स्पेसिफिक कमेटी है, ये नहीं कहता कि ज़रूर एक कमेटी बनाएं, ये नहीं कहता कि ज़रूर जो है ना आप इतने लोग होने चाहिए उस कमेटी में, लेकिन कहता है ये बताएं कौन जिम्मेदार है। पूरा बोर्ड है, बोर्ड की एक सब कमेटी है, बोर्ड की मल्टीपल कमेटीज़ हैं जो डिफरेंट चीज़ें देख रही हैं सस्टेनेबिलिटी की, वो बता दें। और फिर कैसे उनके TOR में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। असल में सारा ऑब्जेक्टिव इस स्टैंडर्ड का क्या है, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अगर आप इसेंस देखेंगे ना, इसेंस इज इम्प्रूवमेंट वाया डिस्क्लोजर। इसेंस इज इम्प्रूवमेंट वाया डिस्क्लोजर। जब आप डिस्क्लोज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली खुद शर्म आएगी, मैं क्या डिस्क्लोज करूं अगर मैंने काम नहीं किया। तो पहले कहता है कि आप बताएं बोर्ड में कौन जिम्मेदार है। आप क्या ये लिखेंगे कि कोई जिम्मेदार नहीं है, ये तो नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है फिर कुछ लिखना पड़ेगा ना कि हु इज़ रेस्पॉन्सिबल। ये लिखने के लिए किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो देखें इस स्टैंडर्ड का आप बहुत सारी जगह, इसका और अगले स्टैंडर्ड जितने सस्टेनेबिलिटी के आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा बड़ा स्मार्टली। इन स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूवमेंट क्रिएट करें थ्रू डिस्क्लोजर, इम्प्रूवमेंट वाया डिस्क्लोजर। कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, आप पढ़ें रिक्वायरमेंट क्या है, ये बताएं हु इज़ रेस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है बोर्ड में, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल। तो जब आप ये बताएंगे कौन जिम्मेदार है तो किसी को जिम्मेदारी देंगे उसके, और उसके TOR में क्या लिखा हुआ है तो उसका TOR में भी कुछ ना कुछ लिखेंगे। फिर कहता है ये बताएं उनकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज क्या है। जब ये बताएंगे स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज क्या है तो ये ख्याल करेंगे ना कि भाई किसी ऐसे को जिम्मेदारी दें जिसकी स्किल और कॉम्पिटेंसी भी हो। फिर ये कहता है कि अगर बोर्ड में स्किल कॉम्पिटेंसी नहीं है तो बताएं क्या हो कि उन्होंने एक्सटर्नली किसी एक्सपर्ट को लिया है साथ। तो जब आप ये बताने जाएंगे और आपने कुछ नहीं किया, लिखेंगे कि नहीं कोई स्किल नहीं है और कोई हमने थर्ड पार्टी सपोर्ट नहीं ली, तो आप अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे होंगे। तो ये तो नहीं करेंगे आप, तो क्या करेंगे। अब अगर ये डिस्क्लोज करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई स्किल एंड कॉम्पिटेंस बोर्ड की डेवलप करानी पड़ेगी, बोर्ड की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, या फिर किसी बोर्ड को कहेंगे कि आप कहेंगे कि जी बोर्ड की तो स्किल इतनी नहीं है लेकिन बोर्ड ने एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट को सपोर्ट के लिए रखा हुआ है जो हर सस्टेनेबिलिटी की बोर्ड की मीटिंग के अंदर आता है और बोर्ड को सपोर्ट करता है और बोर्ड को हेल्प करता है इन टेकिंग डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो कहता है हाउ द ओवरसाइट बॉडी इंश्योर्ड हैज एप्रोप्रिएट स्किल्स, बस ये बताएं क्या स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं। फिर कहता है ये भी बताएं कि इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंटली होती है। अब जो लोग नहीं करते वो क्या लिखेंगे कि साल में एक बार देखते हैं। बोलता है ठीक है, ये नहीं कह रहा, कोई स्टैंडर्ड नहीं कह रहा कि साल में ज़रूर 4 बार देखें, स्टैंडर्ड ये नहीं कह रहा कि साल में 2 बार देखें, सिर्फ कह रहा है कि डिस्क्लोज कर दें। ये स्टैंडर्ड नहीं कह रहा कि ये स्किल्स होनी चाहिए, बट ये कह के बताते खुद ये मजबूर कर रहा है कि आप ये काम करें इन अ वेरी स्मार्ट वे। जब आप ये कहेंगे कि व्हाट आर द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द बोर्ड, तो नेचुरली उससे पहले स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज डेवलप करेंगे। जब आप ये लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो कहता है बताएं फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, बोर्ड को कितना फ्रीक्वेंटली या उस कमेटी को इन्फॉर्मेशन जाती है, ये बताएं क्वार्टरली जाती है, हाफ ईयरली जाती है, एनुअली जाती है। तो जो एनुअल कर रहा होगा वो कहेगा यार मैं एनुअल लिखूँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स तो क्वार्टरली कर रहे हैं तो मैं भी क्वार्टरली कर दूँ। तो क्वार्टरली करना आएगा तो फिर करना भी पड़ेगा जब लिखेगा तो, ठीक है। फिर कहता है ये भी बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज होती है। जब आप ये बताएंगे हाउ ओवरसाइट बॉडी इंश्योर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आर इंटीग्रेटेड इनटू ओवरऑल स्ट्रेटजी, तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना बताने के लिए, ठीक है ना। सो व्हाट अ स्मार्ट वे of making organizations do all this by just saying share how are you doing this, share how frequently information is being disclosed, share what are the skills and competencies। तो गवर्नेंस में वो ये बात भी करता है और यहाँ गवर्नेंस में वो कहता है मैनेजमेंट का भी बताएं कि who is management is responsible। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में एक चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर होता है या एक सस्टेनेबिलिटी की कमेटी होती है। तो बताएं एक ऑफिसर जिम्मेदार है, कमेटी जिम्मेदार है, डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड जिम्मेदार हैं और उसके क्या प्रोसेसेस एंड कंट्रोल्स हैं मैनेजमेंट लेवल के। तो गवर्नेंस के पिलर में गवर्नेंस बोर्ड की बात भी और फिर मैनेजमेंट दोनों इसने शामिल किए हैं। तो बताएं प्रोसेस क्या है इसको इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करने का और उसको यूज़ करने का, ठीक है जी। तो ये बात हो गई गवर्नेंस की।
अब देखें, कहीं ये नहीं कह रहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूर कोई कमेटी होनी चाहिए, उसके अंदर इतने काबिल लोग होने चाहिए, वो हर महीने या हर क्वार्टरली देखें। सिर्फ कह रहा है बताते जाएं, ठीक है, बताएं बोर्ड में कौन जिम्मेदार है, बताएं वो कितना फ्रीक्वेंटली इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बताएं वो कैसे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, बताएं उनकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, और फिर ये भी बताएं कि मैनेजमेंट का रोल क्या है, मैनेजमेंट में कौन जिम्मेदार है इसके लिए, रोल डेलीगेटेड टू स्पेसिफिक पोजीशन है या कोई कमेटी है, और वो उनके अपने प्रोसेसेस कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या हैं। जब आप ये बताएंगे कि मैनेजमेंट के कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, तो उससे पहले बनाने पड़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली इन अ वेरी स्मार्ट वे ये गवर्नेंस पिलर में इंफॉर्मेशन मांगता है कि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे मॉनिटर कर रही है गवर्नेंस लेवल पे और मैनेजमेंट पे। ये एक पिलर हो गया, ये एक इन्फॉर्मेशन देनी है, एंड इट इज़ नॉट यूनिक टू एनी पर्टिकुलर रिस्क, इट इज़ जनरल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। एक ये पिलर है कंटेंट का। दूसरा पिलर है कंटेंट का स्ट्रैटेजी, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी से पहले मैं तीसरे पिलर पे आता हूँ। मेरे हिसाब से सीक्वेंस में ऑर्गेनाइजेशंस पहले अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ये बताते हैं कि जी मेरा ये है, फिर वो रिस्क मैनेजमेंट बताते हैं। तो मैं पहले तीसरे पिलर पे आता हूँ। तीसरा पिलर है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैम सेकंड, मतलब मेरे हिसाब से सीक्वेंस में वो दूसरे नंबर पे आता है। जब ऑर्गेनाइजेशन ये तय कर लेती है कि जी ये लोग मेरे जिम्मेदार हैं, बोर्ड में ये कमेटी है या ये बोर्ड के डिफरेंट कमेटीज़ को, हो सकता है कि ऑडिट कमेटी को ही जिम्मेदारी दे दें या रिस्क कमेटी को कि यही सस्टेनेबिलिटी रिस्क भी यही देखेगी रिस्क कमेटी, ठीक है, या प्लानिंग एंड फाइनेंस कमेटी होती है बाद औक़ात, उसको दिया जाता है, और ये हमारी मैनेजमेंट की कमेटी है और ये इन्फॉर्मेशन फ़्लो होगा और इस तरीके से हम देखेंगे। अब जब ये हो गया तो फिर ये पिलर कहता है कि ये बताएं हाउ सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर आइडेंटिफाइड, असेस्ड, प्रायोरिटाइज्ड एंड मॉनिटर्ड। ये चार बातें करता है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन में ऑफ कोर्स अब सारे रिस्क पे, तो हर छोटे छोटे मोटे रिस्क पे तो नहीं बात करेंगे, तो मटीरियल बड़े रिस्क, तो प्रायोरिटाइजेशन इज मटीरियलिटी असेसमेंट। और मॉनिटर्ड कैसे हो रहे हैं, तो वो तो फिर गवर्नेंस से लिंक भी हो जाता है। तो ये कहता है रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट कैसे करते हैं ये बता दें। उसमें एग्जाम्पल देता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे डिटरमिन किया, वो कहता है ये बताएं कि ये जनरली ऑर्गेनाइजेशन 5 या 6 सस्टेनेबिलिटी या 7, बहुत 10 के अंदर रह के 4-5 से लेके अप टू 10 मैंने देखा इदारे जनरली सस्टेनेबिलिटी बड़े बड़े रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो वो 4-5-6 बड़े आइटम्स कैसे आइडेंटिफाई किए, व्हाट वाज द प्रोसेस। सवाल ये है भाई, एक इदारा है ना, उसके तो फैक्ट्री भी चल रही है, तो कोई इदारा कहता है कि ह्यूमन कैपिटल एक जो है ना उसको रिटेन करना मेरे लिए एक बड़ा रिस्क है सस्टेनेबिलिटी का। फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म इट कुड बी वन, फॉर अ फैक्ट्री इट मे नॉट बी, ठीक है। सिमिलरली किसी इदारे के लिए डेटा प्राइवेसी एक बहुत सीरियस हो सकता है, किसी इदारे के लिए नहीं हो सकता। सिमिलरली ह्यूमन सेफ्टी फैक्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या हैं क्योंकि मशीन चल रही हैं, हैज़ार्डस मटेरियल है। किसी एक डेटा एनालिटिक्स फर्म्स के लिए ये कि सेफ्टी वाला एलिमेंट शायद हो सकता है कि इतना रेलिवेंट ही ना हो, ठीक है। किसी इदारे के लिए कार्बन एमिशंस बहुत सीरियस रिस्क हो सकता है, किसी के लिए बहुत मटेरियल नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही सप्लाई चेन रिस्क है। अब एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए सप्लाई चेन रिस्क कोई बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन अगर कोई एक रॉ मटेरियल जिसका एक सीरियस सोर्स है उसके लिए हो सकता है सप्लाई चेन में एक पर्टिकुलर रिस्क सोर्सिंग का हो, एक पर्टिकुलर रिस्क वहाँ सप्लाई चेन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस का हो। तो आपने अपने लिए कैसे तय किया कि 4-5 मटेरियल आइटम्स हैं, हाउ हैव यू, या 7-8 जो आपने आइडेंटिफाई किए। तो ये कहता है प्रोसेस बताएं, हाउ सस्टेनेबिलिटी रिस्क आर डिस्कवर्ड। उसको डिस्कवर करने के लिए क्या इनपुट, क्या डेटा सोर्सेज स्कोप लिए। जनरली लोग क्या करते हैं, रिस्क वर्कशॉप्स करते हैं, ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं, इनकमिंग क्या हैं, आपस में इंटरनल स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्शन डिपार्टमेंट्स बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप्स करते हैं, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के साथ मिलके वर्कशॉप्स करते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इंगेजमेंट भी आप कर सकते हैं, सप्लायर ऑडिट से कुछ चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। बाद औक़ात इदारे पीयर्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी रिपोर्ट से पता चलते हैं कि उन्होंने ये रिस्क आइडेंटिफाई किया, वहाँ से भी क्लू मिलता है हाँ यार ये मेरे लिए भी रिस्क है, मैं तो ये सोच ही नहीं रहा था, ठीक है। तो आप
ने कैसे आइडेंटिफाई किया? तो इदारे ये बताते हैं कि जी हमने रिस्क वर्स जनरली क्या कहते हैं कि जी हमारी एक रिस्क मैनेजमेंट की टीम ने अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के साथ बैठ के एक वर्कशॉप की, ब्रेनस्टॉर्म किया कि मेरे इदारे के बड़े बड़े सस्टेनेबिलिटी रिस्क क्या हैं। हमने अपने सप्लायर्स, कस्टमर्स, स्टेक होल्डर सेशंस भी किए, उनसे भी इनपुट लिया, उनके कंसर्न्स भी सुने। बाद औक़ात कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट सेफ्टी, जो आप बेच रहे हैं वो एक रिस्क होता है। अब गाड़ियों की प्रोडक्ट सेफ्टी या फूड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सेफ्टी एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। फार्मा में फूड प्रोडक्ट सेफ्टी एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है ना। तो आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, रेगुलेटरी लॉज एंड रेगुलेशंस की बेसिस पे भी आपको रिस्क निकलते हैं। अब फॉर एग्जांपल बैंक्स पे आजकल वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो साइबर सिक्योरिटी है ना, इसकी रेगुलेशंस भी हैं आमला के बहुत, और आमला पे बहुत सख्ती है, बड़ी पेनल्टीज़ भी लग रही हैं। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से पता चला कि भाई आमला की अगर हमने सही कंप्लाइंस नहीं की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, तो इट कैन रिजल्ट इन सीरियस रेगुलेटरी पेनल्टीज़ एंड रेपुटेशनल डैमेज एज वेल। तो रेगुलेटरी लैंडस्केप से हमें एक रिस्क मिल गया, सस्टेनेबिलिटी रिस्क। तो रेगुलेटरी लैंडस्केप को आपने देख लिया, लॉज एंड रेगुलेशंस को, पीयर कॉम्पिटिटर्स की रिपोर्ट्स देख ली, फिर और स्टैंडर्ड्स, SASP स्टैंडर्ड्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक वो आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन कौन से टॉपिक पोटेंशियल सस्टेनेबिलिटी के रेलेवेंट हैं। वहाँ से आप रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं। तो लेकिन आपने क्या किया, ये मैंने पॉसिबल आपको बताई चीज़ें, आपने बताना है कि आपने क्या किया। ये स्टैंडर्ड कह रहा है बताएं कि हाउ डिड यू आइडेंटिफाई एंड असेस, कैसे किया आपने। वो जो भी किया, जैसे मैंने सारे सोर्सेज बताए, आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उनकी प्रायोरिटाइजेशन कैसे की एंड इंटीग्रेशन। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिए, पहले आपने सारी लिस्ट बना ली, यार ये 20 आइटम्स हैं। फिर आपने कहा अच्छा ये इनकी मटीरियलिटी के हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। उस प्रायोरिटाइजेशन के लिए वो कहता है क्या करें, आप हीट मैप्स जैसे होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, लाइकलीहुड जिसे हम कहते हैं, और इम्पैक्ट, आउटकम कितना इसका सीवियर है। लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट, इसका अगर हो गया है तो उसका इम्पैक्ट कितना सीरियस है बिजनेस पे, ठीक है। इन दो चीज़ों की बेसिस पे आप उनकी फिर मटीरियलिटी, जैसे हम ऑडिट ऑब्जर्वेशंस नहीं होती, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क कैसे होती है, इसी लाइकलीहुड और पोटेंशियल आउटकम की बेसिस पे। अब आउटकम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल आउटकम ही सीवियर हो, रेपुटेशनल आउटकम अगर बहुत सीरियस हो, रेगुलेटरी आउटकम हो सकता है कि भाई ये इसकी वजह से हो सकता है कि रेगुलेटर मेरी लाइसेंस ही को सस्पेंड कर दे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा हैवी फाइन करे तो वो मटीरियल है। अगर मुझ पे कोई ऐसी कोई कदगन लगा दे कि मैं आगे ये काम नहीं कर सकता, या रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तो वो भी बड़ा सीरियस है, ठीक है। मीडिया में कोई चीज़ मेरे अगेंस्ट आ जाए, ये पता चल जाए, तो रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है मुझे, बड़ा सीरियस, ठीक है। तो वो आप लाइकलीहुड और इम्पैक्ट कुड बी फाइनेंशियल, कुड बी रेगुलेटरी, कुड बी रेपुटेशनल, यू नो, यू आइडेंटिफाई व्हाट इज, उसका इम्पैक्ट कितना सीरियस है। तो लाइकलीहुड और इम्पैक्ट की बेसिस पे फिर आप प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, और उसी प्रायोरिटाइजेशन का नाम मतलब एक मटीरियलिटी असेसमेंट भी है। फिर इंटीग्रेशन विद ERM के ये कहता है कि ये जो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल है, सस्टेनेबिलिटी रिस्क का जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग का, वो साइलो में नहीं चलना चाहिए, वो ओवरऑल ERM इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड इनकरेज करता है, मैंडेटरी करता है कि जी इट शुड बी इंटीग्रेटेड विथ ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट, और बताएं वो कैसे इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं है एक चीफ रिस्क ऑफिसर अलग चल रहा है और सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर अपनी अलग दुनिया में चल रहा है। वो समझता है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क अलग हैं, ये कुछ अलग रिस्क बता रहा है। ये सस्टेनेबिलिटी रिस्क भी एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ही के की रिस्क हैं। तो चीफ रिस्क अगर ऑफिसर है तो उसको भी ये पता होना चाहिए, और ये ओवरऑल इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का हिस्सा होने चाहिए। और वो कैसे हैं ये बताएं आप। फिर इनकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं आप रिस्क की, तो ऑफकोर्स वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ लिंक हो गया गवर्नेंस का पिलर, ठीक है। आप बताएंगे कि जी हम इसकी मॉनिटरिंग हम ऐसे करते हैं कि पीरियडिकली हम इनको रिव्यू करते हैं, और हम मैनेजमेंट भी रिव्यू करती है, जैसे कि हमने आपको गवर्नेंस पिलर में बताया, और बोर्ड भी मॉनिटर करता है फॉर दैट, जैसे कि अभी हमने गवर्नेंस में बताया। तो ये जो ये कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी आ गई कि रिस्क मैनेजमेंट कनेक्टेड विद गवर्नेंस। अब आ जाएं जनाब स्ट्रेटजी पे। इसी प्रायोरिटाइजेशन में मटीरियलिटी असेसमेंट, जैसे पहले मैं ये बता देता हूँ, यहाँ था, यहीं इसकी ये मटीरियलिटी असेसमेंट यही प्रायोरिटाइजेशन में है, जो हमने ऊपर भी बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन
मटीरियल इन्फॉर्मेशन करेगी, तो मटीरियलिटी असेसमेंट ही प्रायोरिटाइजेशन है। अब आ जाएं जो तीसरा पिलर है विच इज़ स्ट्रेटजी का पिलर। ठीक है, आज के वेबिनार में हम इतनी बात करेंगे, अगले वेबिनार में फिर मैं मैट्रिक्स एंड टारगेट्स की करूँगा। अब ये है हार्ट। अगर आप मुझसे पूछें कि गवर्नेंस में तो जनरल हमने बात कर दी, हुज रिस्पॉन्सिबल, रिस्क मैनेजमेंट में प्रोसेस बता दिया। अब जो असल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी ना, स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड मैनेजमेंट, अब आप यहाँ करेंगे, यहाँ आप बताएंगे एक एक रिस्क की बारे में। ये यहाँ आ गए ये। अब आप यहाँ बताएं कि आपने इस पूरे प्रोसेस जो रन किया रिस्क मैनेजमेंट का, उसके बाद कौन से सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ निकले हैं, उनका इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज़ जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं एंटिटीज़ के प्रॉस्पेक्ट को। फिर एक एक का आप बताएं इम्पैक्ट ऑन बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन, करंट भी और एंटिसिपेटेड भी, आपके अपने ऑपरेशंस पे और पूरी वैल्यू चेन के अगर रिलेटेड कोई इम्पैक्ट है तो वो बताएं। सप्लाई चेन को लिंक कर रहा है, ऊपर अप स्ट्रीम, नीचे कस्टमर से रिलेटेड है, आपके अपने बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो उसका इम्पैक्ट बताएं। आगे मैं बता रहा हूँ वो कैसे बताएंगे। एक्सप्लेन करें इफ़ेक्ट्स ऑन स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग, यानी उनको फिर एड्रेस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी और क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी लिंक करें P&L एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो के। ठीक है, और फिर आखिर में वो कहता है कि स्ट्रेटजिक रेजिलियंस अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अगेंस्ट ऑल दीज रिस्क, व्हाट इज़ योर रेजिलियंस। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई रिस्क आपके लिए गोइंग कंसर्न इशू है, आर यू रेडी टू फेस दोस रिस्क, ये रेजिलियंस से बताएंगे। आप कहेंगे कि हाँ ये रिस्क ज़रूर है, और उसका एक अलग डिस्क्लोजर आता है स्ट्रेटजिक रेजिलियंस का, जब आप सारे रिस्क बताते हैं। जनरली इदारे क्या करते हैं, जैसे हमने एक PwC भी आपको बताई भी है, 2 तरीक़ों से ये स्ट्रेटजी के पिलर पे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है। और जो आइडियल अच्छा तरीका, मारूफ तरीका ये है कि एक रिस्क उठाया, लेट से आपने कहा कि जी ये एक रिस्क है मेरा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट की जो है ना ट्रांजिशन का एक रिस्क है कि मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी थी, वहीं से लेके चलता हूँ कि मेरी जो आइस व्हीकल्स बनाने वाली फैक्ट्री है, आइस कहते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन, यानी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ, वो पेट्रोल डीजल बनाने वाली गाड़ियाँ, आइस इंजन मैन्युफैक्चरिंग जो मेरा प्लांट है, उसका एक रिस्क है कि जी उन गाड़ियों की मेरी सेल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और आगे जाके इन पे चूँकि गवर्नमेंट्स कार्बन टैक्सेस ले आएगी, गवर्नमेंट लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जा रही है, तो और वैसे कंज्यूमर्स भी प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्राइसेस एंड बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑफ दीज व्हीकल्स, तो EV की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा मैंने प्लांट लगाया हुआ है, अब इस प्लांट की यानी जो वायबिलिटी आगे जाके नहीं रहेगी और इसकी से प्रोडक्शन एंड सेल्स कम हो जाएगी, ये एक रिस्क है। अब ये रिस्क आइडेंटिफाई किया, अब आप इसके इम्पैक्ट बताएं बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन पे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये प्लांट जो है ना इसकी इम्पेयरमेंट आ सकती है, मेरे आगे जाके इनकी रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसको एड्रेस करने के लिए क्या, तो आज इम्पैक्ट ये है, वो कहता है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बताएं। आज इम्पैक्ट ये है, अगले 5 सालों में इम्पैक्ट मज़ीद बढ़ जाएगा, 10 साल में तो और सीरियस हो जाएगा, और 10 साल बाद शायद ये फैक्ट्री मुझे क्लोज डाउन करनी पड़ जाए अगर इफ़ आई डू नॉट डू एनीथिंग। लेकिन उसका साथ में आपने स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स ही बताया कि हम ये देख रहे हैं, हम EVs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस प्लांट को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शिफ्ट करें टुवर्ड्स इफ़ नॉट EV हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ, प्लग इन हाइब्रिड और फलाना, जिसमें हम पेट्रोल डीजल भी हो और साथ में बैटरी भी लगी हुई हो, तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये मेरा स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स हो गया। उसके लिए मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और बाय दिस टाइम मैं प्लान कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली इसको ऐसे हैंडल करूं, और इस रिस्क को कि यहाँ से रेवेन्यू लॉस होगा मैं कवर कर रहा हूँ बाय इन्वेस्टिंग इन EV मैन्युफैक्चरिंग। और उसके साथ साथ इसी डिस्कशन के दौरान आपने उसके बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो इम्पैक्ट बता के लिंक भी कर दिया कि इतना पोटेंशियल कैश फ्लो और रेवेन्यू का मुझे फ्यूचर में, ये एक एस्टीमेट्स ही होंगे। ऑफ कोर्स आज की तारीख में जो है वो तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, फ्यूचर के एस्टीमेट्स होंगे, यहाँ ही जजमेंट्स आते हैं कि जी फ्यूचर में मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रेवेन्यू लॉस या P&L लॉस, ठीक है, और इतनी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा और इतना मैं कंपनसेट कर लूँगा बाय EV मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे करंट, और इसीलिए वर्ड क्या है, एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट, आप एक अंदाज़ा बता दें। और जो करंट है वो लिंक हो जाएंगे आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एंटिसिपेटेड की बात आप करेंगे। तो ऐसे एक एक रिस्क को उठा के, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क, आप उसको रिस्क को डिफाइन करते हैं,
फिर साथ में आप उसका क्या बताते हैं, उसका इम्पैक्ट बताते हैं बिजनेस मॉडल वैल्यू चेन पे, फिर आप उससे रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिंकिंग बताते हैं। तो ये है इफ़ेक्टिवली जिसे मैं कहूँ कि कोर कंटेंट का भी कोर कंटेंट के 4 पिलर्स, उसका भी अगर मुझसे पूछें कोर पिलर क्या है तो वही नंबर 1 ये है। और फिर उसी के साथ लिंक हो जाते हैं। फिर इसको एड्रेस करने के लिए, इस रिस्क को मॉनिटर करने के लिए मेरे ये मैट्रिक्स और ये टारगेट्स हैं कि मैंने मैट्रिक ये बनाया फॉर एग्जांपल कि भाई मेरी इतनी जो है ना गाड़ियों की सेल की मॉनिटरिंग मैं ऐसे करूँगा, इमिशंस की मॉनिटरिंग हो सकती है, ईवी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने में बना रहा हूँ उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। तो मैं जो भी मैट्रिक बनाऊंगा फिर उस मैट्रिक और उसके साथ टारगेट्स भी करूंगा कि मैं 60% 80% मैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे चला जाऊंगा बाय दिस डेट। ठीक है, तो मैं अपने लिए खुद टारगेट बनाऊंगा और फिर उसकी मॉनिटरिंग करूंगा। तो कोर कंटेंट की जो 4 पिलर्स हैं, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट हमने पढ़ा, स्ट्रेटजी एंड मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। तो कोर कंटेंट का भी जो कोर है वो स्ट्रेटजी है और फिर उससे लिंक मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। बाकी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में तो आप प्रोसेस बता रहे हैं, गवर्नेंस का प्रोसेस कि कैसे ये बोर्ड और मैनेजमेंट मॉनिटर करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट ये बताते हैं कि मैंने कैसे रिस्क आइडेंटिफाई किए और कैसे मैंने उनको प्रायोरिटाइज किया मटीरियलिटी असेसमेंट की। तो ये तो कहानी आपने मतलब अपने प्रोसेस की बताई। यहाँ आप असल कहानी बता रहे हैं कि रिस्क है क्या, उस रिस्क को डिफाइन करना है, आपने डिस्क्लोज करना है, उसको आगे बताता है। मैं अब ये उसका एक समरी है, स्ट्रेटजी ओवरव्यू क्या है इसमें, दिस इज द हार्ट ऑफ द कंटेंट जो मैं कह रहा हूँ। सारे कंटेंट का भी जो कोर कंटेंट है वो ये है। ठीक है, उसमें आपने ये बातें बतानी है। अब एक एक करके हमने नीचे इसको एक्सप्लेन किया है मजीद। पहले कहता है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन करें, डिस्क्राइब ईच रेलिवेंट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। उसमें बताएं कि जी ये वाटर रिस्क हो सकता है, हीट स्ट्रेस फॉर आउटडोर्स वर्कर्स हो सकता है फॉर अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है फॉर कार्बन प्राइसिंग, वट एवर रिस्क इट कुड बी। फिर उस रिस्क के टाइम होराइजन बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है ये रिस्क मुझे कैसे अफेक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म में अफेक्ट कर रहा है, मीडियम में कर रहा है, लॉन्ग टर्म में, या तीनों ही पीरियड में कर रहा है। आप ये कह सकते हैं, हो सकता है कि जी ये रिस्क मुझे शॉर्ट टर्म में वाटर स्कार्सिटी है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में आई डोंट सी दिस रिस्क, क्योंकि मैंने ऐसी वाटर की सोर्सिंग का या उसकी कंजम्पशन को रैशनलाइज करने का तरीका कार कर लिया, उसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में तो ये रिस्क है, मीडियम एंड लॉन्ग में नहीं है। या आप ये कह सकते हैं जैसे अभी हमने कहा कि जी ये जो आइस व्हीकल्स हैं शॉर्ट टर्म में ये रिस्क कम है, मीडियम में बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म में तो और सीवियर हो जाएगा क्योंकि सारे लोग ईवीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये रिस्क आपको शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये बताएं। ये रिस्क को डिफाइन करना है, रिस्क है क्या एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग यू इन शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है, ये कहता है कि ये मैं नहीं डिफाइन कर रहा, ये आप खुद डिफाइन करें, ये स्टैंडर्ड कहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो शॉर्ट टर्म कहते हैं 12 महीने को, और उससे ऊपर जिसे हम कहते हैं करंट एसेट्स की डेफिनेशन में हम कहते हैं ना शॉर्ट टर्म हमारा क्या है, जो 12 महीने के अंदर हम रिक्लासिफाई करके लायबिलिटीज़ को भी नीचे नहीं ले आते और एसेट्स को, कि जी जो 12 महीने के अंदर अंदर लायबिलिटीज़, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लीज लायबिलिटीज़, करंट पोर्शन ऑफ फलानी लायबिलिटी, जो पोर्शन 12 महीने, शॉर्ट टर्म 12 महीने होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में शॉर्ट टर्म वो कहता है हम नहीं बता रहे 12 महीने, वो 12 महीने भी हो सकता है, आप 2 साल को भी शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री पे है। मीडियम टर्म कुड भी, आप शॉर्ट टर्म 12 महीने भी डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म 18 महीने भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म आप 6 महीने भी डिफाइन कर सकते हैं, आप पे आप डिफाइन कर दें। लेकिन व्हाट इज़ मेंट बाय शॉर्ट टर्म फॉर यू, व्हाट इज़ मेंट बाय मीडियम टर्म 3 साल है, 2 साल है, 4 साल है, और उसके बाद ऑनवर्ड सारा लॉन्ग टर्म है। कहता है नो फिक्स डेफिनेशन, एंटिटी मस्ट एक्सप्लेन हाउ इट डिफाइंस दीज होराइजंस। आप यहाँ पे कहते हैं पहले डिफाइन कर दें व्हाट इज़ मेंट बाय शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग फॉर यू। अब कुछ इंडस्ट्री हैं जो इंडस्ट्रियल एंटिटीज़ होती हैं जिनकी लाइफ ही 30-30 35-35 साल होती है, तो उनका शॉर्ट टर्म कुछ और होगा, मीडियम होगा, लॉन्ग टर्म कुछ और होगा नेचुरली। जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होराइजन पे ऑपरेट नहीं करती, उनका शॉर्ट टर्म छोटा होगा एंड सो ऑन। तो ये अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से आप खुद इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से डिफ़ाइन करें। ठीक हो गया जी। फिर बताएं बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन इम्पैक्ट, करंट भी और एंटिसिपेटेड भी। कि रिस्क कैन नॉट ओनली अराइज एंड इम्पैक्ट एंटिटीज ओन बिजनेस बट दे ऑफन लाई आउटसाइड ऑपरेशन लाइक अपस्ट्रीम सप्लायर्स, डाउनस्ट्रीम कस्टमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी प्रोडक्ट सेफ्टी रिस्क कस्टमर को इम्पैक्ट करेगा,
ठीक है। आपका लेट सपोज करें अगर कोई क्लाइमेट फिजिकल रिस्क मेरे सप्लायर को इम्पेक्ट कर रहा है तो ये मेरे रॉ मटेरियल को इम्पेक्ट करेगा, तो ये सप्लायर का रिस्क अप स्ट्रीम वैल्यू चेन में मेरे सप्लायर को हिट करेगा, जिसकी वजह से मेरा रॉ मटेरियल इम्पैक्ट होगा। तो बताएं ये रिस्क इफ़ेक्टिवली कैसे आपके बिजनेस मॉडल यानी अपने ऑपरेशंस तक महदूद है या सप्लाई चेन में है, अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, ये बता दें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, यानी उसके इम्पैक्ट को एक्सप्लेन कर दें कि अपने आपके बिजनेस मॉडल वैल्यू चेन में ये रिस्क कैसे ऑपरेट कर रहा है। जैसे आप टॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब आपकी अपनी फैक्ट्री तो है नहीं, आप कहीं और से बनवाते हैं। अब अगर आप कहीं और से बनवा रहे हैं और आप एक बहुत बड़ी एंटिटी हैं और आप वहाँ बनवा रहे हैं और वो सप्लायर की जो फैक्ट्री है वहाँ सेफ्टी प्रैक्टिसेस सही नहीं है, वहाँ लेबर प्रैक्टिसेस सही नहीं है, वहाँ लोगों को टाइम पे ओवर टाइम नहीं दिया जाता, वहाँ लोगों को सैलरी मिनिमम वेज लॉ की कंप्लाइंस नहीं हो रही, वहाँ कंडीशन सेफ नहीं है, वहाँ कोई इंसिडेंट हो गया, इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट यू एज वेल। तो अब ये सप्लाई चेन का रिस्क इज़ योर सस्टेनेबिलिटी रिस्क। तो आप बताएंगे कि ये जो रिस्क है ये मेरी वैल्यू चेन में अप स्ट्रीम में है, जिसका इम्पैक्ट मुझ पे हो सकता है, और इसको मैनेज करने के लिए मैं अपने सप्लायर्स का ऑडिट करता हूँ। इसको मैनेज करने के लिए मैंने सप्लायर्स को मैंडेटरी किया हुआ है ISO सर्टिफिकेशंस करें। इसको मैनेज करने के लिए मैंने जो है वो अपने सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये कंडीशंस लगाई हैं। जैसे यूरोपियन सप्लायर्स जब यहाँ से टेक्सटाइल्स बनवाते हैं या अमेरिकन सप्लायर्स, तो यहाँ पे टेक्सटाइल को और उनको पाबंद करते हैं कि आप ये सेफ्टी प्रैक्टिसेस करेंगे, ये सर्टिफिकेशंस करेंगे, ये उनके ऑडिट्स होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ कुछ हो गया और पता चला कि जी ये फैक्ट्री फ़लाँ नाइकी के लिए या फ़लानी कंपनी के लिए कोई माल बनाती थी और देखें ये हो गया, तो अल्टीमेटली उनको ये है कि उनकी रेपुटेशन भी इम्पेक्ट, तो उनकी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी और दूसरा उनकी रेपुटेशनल इम्पेक्ट भी होगा। तो एज एन एग्जांपल मैंने आपको बताया तो एक रिस्क है, तो आप बताएं वो रिस्क, आप ये कह सकते हैं दिस रिस्क इज़ मेरी फैक्ट्री का रिस्क है, मेरी सप्लाई चेन अपस्ट्रीम रिस्क है, मेरी डाउन स्ट्रीम रिस्क है, वट एवर दैट रिस्क। जैसे अगर मेरी प्रोडक्ट सेफ़ नहीं हुई एंड इट कैन इम्पैक्ट मेरी किसी कस्टमर को कोई हेल्थ का सीरियस नुकसान हो गया फार्मा इंडस्ट्री में, अगर आपने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जिसका बाद में पता चला कि जी उसके साइड इफ़ेक्ट्स ने कुछ पेशेंट्स को सीरियसली उसके हेल्थ के इश्यूज़ क्रिएट कर दिए, तो एक तो आप वो प्रोडक्ट रिकॉल करेंगे, उससे वो प्रोडक्ट की सेल भी ख़राब होगी, लेकिन साथ साथ रेपुटेशनल डैमेज भी होगा, आप पे रेगुलेटरी फाइन्स भी आएंगे, ठीक है, और आप पे लीगल लॉसूट्स भी आएंगे, इंसानी जान का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में आपका बिज़नेस का बेड़ा गर्क भी होगा। तो ये रिस्क कहाँ है? ये रिस्क है हमारी डाउन स्ट्रीम ऑपरेशंस का। तो आप इस तरीके से अपने रिस्क को जब एक्सप्लोर करें तो बताएं कि कहाँ वैल्यू चेन में क्या पॉसिबल इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। दिस इन्वॉल्व्स डिस्क्लोजिंग वेयर इन द बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर कंसंट्रेटेड, ये भी बताएं कौन से जोग्राफिकल एरिया में है वगैरह। फिर उसके करंट और एंटिसिपेटेड इफेक्ट्स बताएं, आज की तारीख में क्या इम्पैक्ट्स हैं और फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। फिर हमने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में ना इसकी पूरी एग्जांपल्स करवाई हैं कि एक रिस्क है, इसका डिस्क्लोजर कैसे होता है, कि आप उस रिस्क को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसका बताते हैं कि शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में उसके टाइम होराइजन्स असाइन करते हैं, उसको डिफ़ाइन करके फिर आप बताते हैं डिफरेंट टाइम होराइजन्स पे शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग में बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन इम्पैक्ट क्या है, फिर उनको हैंडल करने के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या है। और हो सकता है उसके लिए आप कुछ कैपिटल अलोकेट करें, हो सकता है कि कुछ मार्केट एंट्री एग्जिट के डिसीजंस कर लें, हो सकता है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को रीडिज़ाइन कर लें, सप्लाई चेन को आप अपनी चेंज कर दें, डाइवर्सिफाई कर लें सोर्सेज, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, वट एवर यू आर डूइंग आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। शिफ्टिंग जैसे कैपेक्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल्स, एग्जिटिंग मार्केट्स विद हाई रेगुलेटरी एंड सोशल लाइसेंस रिस्क, इन्वेस्टिंग इन वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, वट एवर योर वाटर स्कार्सिटी इज अ इशू, उसको हैंडल करने के लिए मैं एफिशिएंट वाटर यूजेज टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा। आपने देखा होगा इसकी क्लासिकल एग्जांपल हमारी मसाजिद हैं, जहाँ वुज़ू में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, तो मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ टैप्स रखे हुए होते हैं ताकि पानी का कम से कम यूज़ हो। दे हैव इन्वेस्टेड इन एफिशिएंट वाटर यूजेज टेक्नोलॉजी। ऐसे आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, है ना, जैसे केमिकल की फैक्ट्री है, जैसे डाइंग फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, तो फिर उन्होंने क्या होता है वाटर एफिशिएंट यूज़ की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की होती हैं, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा रहे होते हैं ताकि उसको जितना वाटर रिसाइकिल होकर रीयूज़ हो जाए, ठीक है। तो वो आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो बता दें, रिस्क बताएं और फिर उसका स्ट्रेटजिक रेस्पॉन्स बताएं।
फिर उस स्ट्रेटजिक रेस्पॉन्स में कोई प्रोग्रेस हुई है, पिछले साल कहा था कि ये कर रहा हूँ और आज 1 साल मज़ीद गुजर गया है, 2 साल, तो क्या प्रोग्रेस है वो बता दें। और फिर बाद औक़ात ट्रेड ऑफ भी होता है। आप कहते हैं कि ये एक रिस्क है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल का एक प्लांट चीज़ है, लेकिन उसकी दूसरी ये है कि मैं इसको आज बंद कर दूं तो इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये है कि 2000 लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा भाई। तो मैं इस रिस्क को बियर कर रहा हूँ उस रिस्क को मैनेज करने के लिए। ये ट्रेड ऑफ भी बता सकते हैं आप, ये लोग ट्रेड ऑफ भी बताते हैं कि ठीक है एक रिस्क है, उसको हैंडल करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, इसको मैं बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकता क्योंकि अगर ऐसा कर दूँ तो उसके रिस्क और ज़्यादा हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाद औक़ात जान बचाने के लिए हाथ या टांग काटनी पड़ती है, तो आप बताएंगे कि जी मैं ये जान बचा रहा हूँ, इस रिस्क को ऐसे हैंडल कर रहा हूँ। फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स तो साथ साथ आप बताएंगे, जैसे मैंने जिक्र किया था कि साथ में कि इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू यानी PNL क्या है, इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट अगर कोई है तो क्या है, और इन्वेस्टमेंट प्लान पे क्या इम्पैक्ट है वो बताएंगे। एग्जेम्पशन फ्रॉम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, अगर आप क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ये कहता है कि या तो एस्टिमेशन इशू है कि भाई आप वो इतना मुश्किल है उसके इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करना कि आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, या आपका कैपेसिटी इशू है कि भाई कर तो सकते हैं, मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो या क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकती इस वजह से, या कैपेसिटी इशू है, जो भी है। अगर आप किसी वजह से आप ये कह दें कि जी इसकी वजह से मेरा रेवेन्यू में डिक्रीज़ आई है और आगे भी आएगी, लेकिन कितनी डिक्रीज़ सिर्फ इस वजह से आई है मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। जैसे मेरी फॉसिल फ्यूल की गाड़ी चेंज हुई है, की सेल्स कम हुई हैं, एक की वजह तो ये है कि EVs हैं, लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि चाइनीज़, अगर कोई जापानीज़ मैन्युफैक्चरर आज ये कह दे कि जी मेरी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की कंजम्पशन और सेल कम हुई है और प्रोडक्शन, जिसकी एक वजह तो ये है कि जी लोग EVs की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज के लोग लो कार्बन चाहते हैं, लेकिन इसकी दूसरी वजह ये है कि पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, लोग कार्बन इमिशंस कम करने के लिए नहीं, शायद अपनी कमर्शियल वायबिलिटी के लिए भी EVs की तरफ जा रहे हैं। तीसरा, मेरी सेल इस वजह से भी कम हुई है बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं और बड़ी लो कॉस्ट में अच्छी गाड़ी ऑप्शन दे रहे हैं, इतने नए मॉडल्स एंड वैरायटी आ गई है मार्केट में, ठीक है। और चौथा, ये गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल इंपोर्ट भी सस्ती कर दी है। अब इन 4-5 रीज़न की वजह से मेरी सेल कम हुई है और मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि बिकॉज ऑफ दिस कार्बन इमिशंस या लो ट्रांजिशन रिस्क की वजह से कितनी कम है। इट इज़ difficult for me to quantify separately that portion. These 4-5 factors have impacted it, but it is not possible for me to separate that, और मेरे पास कोई ऐसा मैट्रिक नहीं है जिसके थ्रू मैं इसका इम्पैक्ट अलग से निकालूं, क्योंकि 4-5 चीज़ें एक साथ हुई हैं। तो या तो ये है, फिर तो समझ में आती है, या ये कहें कि जी निकल तो सकता है लेकिन मेरे पास अभी वो डेटा को मेजर करने के सिस्टम्स या प्रोसेसेस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है जो मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो या तो मेरी काबिलियत और अहलियत का इशू है, या वाकई इतने और फैक्टर साथ हैं कि एक फैक्टर का एस्टीमेट अलग से करना मुश्किल है। तो बात समझ में आती है कि अगर मैं कर भी दूं तो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग इज सो हाई कि मैं कोई रिलायबल एस्टीमेट नहीं दे पाऊंगा इसका। और अगर ऐसा है तो एक्सप्लेन कर दें आप कि जी इस वजह से कि क्यों मैं क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ये रीजंस आप फिर ऐसे डॉक्यूमेंट कर देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी का पिलर। तो असल कोर स्ट्रैटेजी का पिलर है मेरे दोस्तों कि इसमें एक एक रिस्क या अपॉर्चुनिटी को आप उठाएंगे, इसमें अपॉर्चुनिटी को भी आप ऐसे पिक कर सकते हैं, ठीक है, कि जी मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाता हूँ और अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बड़ी डिमांड है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको कैपिटलाइज करने के लिए मैंने एक प्लांट यूँ लगाया है जिसकी मैं ऐसे सोर्सिंग कर रहा हूँ, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और फ्यूचर आज मुझे इसकी सेल इतनी है, फ्यूचर में मुझे इससे इतने इतने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। अपॉर्चुनिटी की भी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी में क्या क्या बताना है, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज़ दैट, उसकी एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ दैट रिस्क और अपॉर्चुनिटी, सस्टेनेबिलिटी उसको डिफ़ाइन करें और वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है आपके बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन में और किस टाइम होराइजन पे, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, वो बताएंगे। फिर उसको हैंडल करने के लिए
मतलब उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं आज और एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट्स क्या हैं ऑन योर बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन। फिर उसको हैंडल करने के लिए व्हाट इज़ योर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, और फिर उसके स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स के साथ फाइनेंशियल इम्पैक्ट की जो है ना लिंकिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर इसमें एक चीज़ आती है आखिर में, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, जो कि यहाँ कहीं आ रही होगी। स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस ये आ गई। आखिरी चीज़ स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बताएंगे। ये एक डिस्क्लोजर होता है जिसमें आप ये बताते हैं कि जी इन सारे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मिला के एम आई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने एक सेंसिटिविटी की कि ये सारी चीज़ें हो जाएं तो क्या मेरे को इतना मटेरियल इम्पैक्ट आएगा कि मेरा इदारा उसको बर्दाश्त और एब्जॉर्ब कर सके। तो वो सिनेरियो एनालिसिस के थ्रू भी कर सकते हैं कि एक सिनेरियो एनालिसिस क्या है कि हमने एक वर्स्ट केस सिनेरियो बना लिया जिसमें सारे रिस्क मुझे इम्पैक्ट करें, एक बेस्ट केस बना लिया, या एक सेंसिटिविटी रन करके देखी कि यार ये 3-4 चीज़ें अगर हों साथ तो मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो आप ये बताते हैं कि भाई ठीक है ये सारे रिस्क हैं और मैंने अज्यूम कर लूँ कि ये सारे मटीरियलाइज भी हो जाएँ, तो भी ऐसा नहीं है कि मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मेरा स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स इतना एडिक्वेट है कि इन सारे रिस्क हो भी जाएं तो मैं उनको एब्जॉर्ब भी कर लूँगा और मैं इससे बाहर भी आ जाऊँगा। आई एम रेजिलियंट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैव अ गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट। बेसिकली दिस इज़ गोइंग कंसर्न की असेसमेंट है जिसको स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस कहते हैं कि आर यू रेजिलियंट कहते हैं वो जो एब्जॉर्ब कर ले शॉक्स को और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को। तो उसका आपने डिस्क्लोजर देना है। क्वालिटेटिव तो देना ही देना है और इफ़ एप्लीकेबल क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स भी ऑफ रेजिलियंस। ठीक है जी, और इसकी मज़ीद डिटेल फिर आपको लेक्चर से मिल जाएंगी, लेकिन दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ योर कोर कंटेंट के 3 पिलर्स का आज मैंने जिक्र किया। गवर्नेंस में ये बताना है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसके TOR में कैसे लिखा है, बोर्ड की कौन सी कमेटी है या एक से ज़्यादा कमेटियाँ हैं या कोई एक बोर्ड का मेंबर है या पूरा बोर्ड है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसके TOR में क्या लिखा है, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, इन्फॉर्मेशन की फ़्लो की फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारी बातें। और मैनेजमेंट में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसको डेलीगेट किया गया है, CEO खुद देख रहा है, मैनेजमेंट लेवल कमेटी है, कोई एक ऑफिसर है, और उसके प्रोसेसेस कंट्रोल्स इंटरनल क्या हैं। रिस्क मैनेजमेंट में कैसे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क आप आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनको असेस करते हैं, उसकी असेसमेंट मेथोलॉजी क्या है, कैसे फिर उनको प्रायोरिटाइज करके और उनको मॉनिटर किया जाता है, और उसकी इंटीग्रेशन विद ERM। और फिर तीसरा हमने जिक्र किया स्ट्रेटजी, जिसमें हम एक स्ट्रेटजी जो आइडेंटिफाई किए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू हमने 5, 6, 7 जो बड़े बड़े रिस्क या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक को हम डिफ़ाइन करेंगे कि वो रिस्क क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं बिज़नेस मॉडल वैल्यू चेन पे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में, फिर उसके जो इम्पैक्ट्स हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी उसके क्या हैं, मेरा स्ट्रेटजिक उसका रिस्पॉन्स क्या है, कनेक्टिविटी विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, और फिर स्ट्रेटजिक रेजिलियंस। सो विद दिस आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वेबिनार। अब आई एम ओपनिंग टू एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन यू मे हैव। अदील, रज़ा, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। या इसके अलावा आपने किसी लेक्चर में कोई चीज़ देखी, आपको नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री। एक सवाल ये बार बार आता है कि सर ये सितंबर के लिए भी है। बिल्कुल सितंबर के लिए भी है, और आप अपनी स्पीड से लेक्चर की स्पीड आपको देखने की बढ़ानी पड़ेगी। यू विल हैव टू अटेंड द वेबिनार्स एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम पर वीक टू प्रिपेयर फॉर दिस। इट इज़ डूएबल। जुलाई का पूरा महीना है, अगस्त का भी पूरा तकरीबन 10 दिन हुए हैं, लेकिन बल्क ऑफ द महीना है अभी, अगस्त का पूरा महीना है। अगर एक सब्जेक्ट है तो आप आराम से ये कर सकते हैं। इट इज़ डूएबल। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम मज़ीद फिर बात करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज़ वेबिनार एंड वील मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। अंटिल देन लेक्चर्स देखें, कोई क्यूरी क्वेश्चन हो नोट करें, नेक्स्ट वेबिनार में उसे डिस्कस करते हैं। और फिर हम जो करंट पास्ट पेपर है उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और वो भी लेक्चर्स हम क्लास में सॉल्व भी करेंगे और आपको पोर्टल पे भी दे देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।